तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विस्कोसिटी देखा था और विस्कोसिटी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो देखो इलास्टिसिटी के बारे में पहले ही मैंने बता दिया कि ये सारे जो अभी इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल है, तो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का क्या है, किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज़ द प्रॉपर्टी of the material by virtue of it any material tries to regain its shape and size after the removal of external force on it। ठीक है, मान लो कि कोई भी एक बॉडी था या फिर ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या करा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण से ये इलोंगेट कर जाएगा। बराबर, इस पर फोर्स लगाया इधर और इस पर फोर्स इधर लगाया, तो ये क्या कर दिया, अपने लेंथ को बढ़ा दिया इस तरीके से, जैसे कि रबर है या फिर स्प्रिंग है, उस तरीके से एक एग्जांपल की तरह सोचो। फोर्स लगाया तो वो अपने लेंथ को बढ़ा दिया या फिर अपने शेप एंड साइज को चेंज कर दिया, और जैसे ही मैं फोर्स को छोड़ दूंगा तो वापस से अपने शेप एंड साइज में वो रिगेन कर लेगा। सो दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी, या फिर ऐसा बोल लो कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जिससे कि वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर सकता है। अब ये देखो, इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और टोटली मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि तुम एक्सटर्नल फोर्स हटाओ और वो पूरा का पूरा 100% शेप एंड साइज को रिगेन कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह जितने भी करेंगे उसमें हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि जैसे ही मैंने इसको खींचा तो वो अपने पूरे शेप एंड साइज को रिगेन कर लिया, जैसे कि स्प्रिंग में होता है या फिर किसी भी वायर को हम लोग खींचते हैं या फिर रबर वगैरह, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ की बात करें तो कुछ ना कुछ वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता है, कुछ पार्ट नहीं कर पाता है, और जो पार्ट नहीं कर पाता है समझ लो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला गया। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन के फॉर्म में वो तुमने जो एनर्जी कंज्यूम करा उस फॉर्म में वो चला गया। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो कि 100% अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर सकते हैं वैसे मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल भी अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाते हैं वैसे मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इलास्टिक मटेरियल। तो क्या बोल सकते हैं इलास्टिक मटेरियल पे, व्हेन एनी एक्सटर्नल force is applied on a material, it changes its shape and size. It changes its shape and size on the removal of the external force
force, it regains its shape and size. If it completely regains its shape and size, then it is called elastic material. ठीक है, जैसे कि हम लोग क्वार्ट्स वगैरह बोल सकते हैं, जो कि एक नियरली इलास्टिक मटेरियल के फॉर्म में अवेलेबल है. नेक्स्ट इज प्लास्टिक मटेरियल. तो प्लास्टिक मटेरियल्स क्या है? अभी जैसे बताया, ऐसे मटेरियल जो कि अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाया. तो ऑन इफ से स्टार्ट करता हूँ. इफ ऑन removal of external force on the object and it does not regains its shape and size at all, then it is called plastic material. जो कि बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, नहीं भी बताता तो भी चलता है. जैसे कि क्ले है या फिर स्टोन है, ये नियरली प्लास्टिक मटेरियल के फॉर्म में बोला जा सकता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है. तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं. एक एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है किसी भी मटेरियल के ऊपर, जो उसको डिफॉर्म करना चाहता है, उस फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मेशन फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है, ये जो मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है. लेकिन अगर मैं इसके सेंटर पे चले जाऊं या फिर किसी भी लोकेशन पे चले जाऊं मटेरियल के इनसाइड में, तो जूम करके देखोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इंटरेक्ट कर रहे होंगे आपस में और एक दूसरे मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे और ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डेड रहने की कोशिश कर रहे हैं. बॉन्डेड रहने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, क्योंकि यही रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो वापस से लग करके किसी भी मटेरियल के अंदर लग करके उसके शेप एंड साइज को रिगेन करने में हेल्प करता है. और ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये डिफॉर्मेशन फोर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिफॉर्मेशन फोर्स. डिफॉर्मेशन फोर्स क्या हो जाएगा, external force applied on the material which tries to deform the object. External force applied on the material which tries to deform the object. और फिर restoring force. बहुत ही बेसिक सा चीज़ है ये. रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा,
इंटरनल फोर्स inside the material which tries to regain its shape and साइज। तो जो भी ऐसा फोर्स जो इंटरनली लग रहा है और उसके शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, वही होगा रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता क्यों है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो मैं एक एक्सटर्नल एजेंट से इस पे फोर्स लगा करके इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग को बढ़ाना चाहता हूँ, है ना। और ये जगह अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग या फिर उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली तुमने क्या कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया या फिर उसको डिफॉर्म कर दिया। तो इसीलिए ये अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये डिफॉर्म करेगा या फिर करने की कोशिश करेगा। दोनों तरीके से चीज़ें हो सकती है। बराबर, ये समझ में आ गया होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हें ग्राफ पता है कि मॉलिक्यूल के बीच में किस तरीके से वेरी करते हैं। तो तुमने बेसिकली एनर्जी भी दिया है, तभी ऐसा हुआ है ना। ये जो है सबसे स्टेबल पोजीशन है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर डिस्टेंस आर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से वेरी करता है, चेंज करता है। तो ये सबसे स्टेबल पोजीशन है। इस पोजीशन पे अगर इन दोनों बीच के डिस्टेंस पे रहेंगे तो वो अच्छे तरीके से स्टेबल फॉर्म में रहेगा। लेकिन तुम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या होगा, अब अनस्टेबल हो जाएगा कि तुमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है। तो जैसे ही वापस से हम लोग रिलीज करते हैं, तो सिस्टम अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए डिस्टेंस कम करना चाहता है, और फिर वो फोर्सेस इस तरीके से एक्ट करते हैं कि वो वापस अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। तो मटेरियल के अंदर वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से रिगेन कर पा रहा है, वो यही रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अगर ये अच्छा है तो आराम से कोई इशू नहीं होने वाला है। जैसे रबर है, रबर के अंदर जो कार्बन चेन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड रहते हैं, तो अपने शेप एंड साइज को वापस से रिगेन कर लेते हैं। खैर, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज स्ट्रेस। तो जब मैं इसको इलोंगेट करना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर फोर्सेस वगैरह डेवलप करने लग गए, ज़्यादा आने लग गया, जो होना चाहिए था वो नहीं है। स्ट्रेस पहले देखते हैं। तो स्ट्रेस होता क्या चीज़ है? जो भी मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट एरिया, उसे स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है। देखो, अभी हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके हर एक चीज़ समझेंगे। काफ़ी छोटा है, जो इलास्टिसिटी काफ़ी छोटा है, उसको तुम एक बार अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इफ़ एक्सटर्नल फोर्स is applied on any material, stress is produced or developed inside it. ठीक है। So stress is defined as the restoring force per unit area. Restoring force per unit area। ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, that is stress is equals to
restoring force अपॉन एरिया। बहुत जगह पे वो करेक्ट मेथड या वो लोग करेक्ट तरीके से नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं और वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बोल देते हैं। लेकिन स्ट्रेस का जो सही डेफिनेशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो अभी मैं भी वही आंसर लिखूंगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में लिखूंगा। ठीक है, ये एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया। तो मैंने रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स के बराबर बोला, ऐसा इसलिए कि किसी भी लोकेशन पे अगर मैं जाऊंगा तो एफ एक्सटर्नल अगर तुम्हारा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो जो इंटरनल फोर्सेस होंगे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर कब हुआ, जब ये स्टेशनरी था या फिर उस पर नेट फोर्स ज़ीरो था। तो हर एक केस में, लगभग हर एक केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, सेम होता है। अब यूनिट को देख लेते हैं, बताओ यूनिट क्या हो जाएगा इसका। फोर्स अपॉन एरिया है विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज पास्कल, है ना। प्रेशर का हो गया ना यूनिट। अब देखो, जो स्ट्रेस है उसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा है बल्क स्ट्रेस, तीसरा है सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना, और एक एरियल स्ट्रेस है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, इसके अलग अलग नाम भी हैं। लॉन्गिट्यूडनल हम लोग देखते हैं पहला है लॉन्गिट्यूडनल या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। इसे या तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाता है या फिर नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है। डेफिनेशन मैं नहीं लिखा रहा हूँ, मैं बस बोल दूंगा, सुन लेना। तो ये क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स तुम एग्जर्ट कर रहे हो उसी डायरेक्शन में इसका लेंथ चेंज हो रहा है ना। ये तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ के अलोंग डायरेक्शन में तुमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, जिस डायरेक्शन में लेंथ चेंज कराने की कोशिश कर रहा है, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वही कहलाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल सा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स भी बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया। तो इस वाले में एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है, डिवाइडेड बाय ए कर लेंगे, आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस एरिया के नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज देखो, एक तो एरिया में होता है और एक वॉल्यूम में होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एरिया में देख लेते हैं, क्योंकि अभी लेंथ देखा तो अब एरिया देखते हैं। तो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या फिर हम लोग इसे एरियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो एरिया में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करे, पहला था लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ में स्ट्रेस प्रोड्यूस करे, और एरियल स्ट्रेस मतलब जो एरिया के अलोंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करे।
उसे हम लोग बोलेंगे एरियल स्ट्रेस। मान लो कि एक ब्लॉक था मेरे पास और उसको मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ था और उसको ग्लू कर दिया है मैंने, ठीक है, इस जगह पे ग्लू कर दिया है, वो मूव नहीं कर सकता ये पार्ट, ये फिक्स्ड है। और फिर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग अगर बुक वगैरह पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो ये क्या कर जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, शियर कर जाएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो इतना सा एंगल शियर कर जाएगा, थीटा मान लो इसे, बराबर। तो इसका कुछ एरिया होगा, मैं तो ये 3D में बनाया हूँ, 2D में दिख रहा होगा तुम्हें, ये 3D में। तो मैंने इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया आगे की डायरेक्शन में, और इसका जो एरिया है ये वाला ए है। तो ध्यान रहे कि तुम कौन सा एरिया ले रहे हो, गलत एरिया मत ले लेना। तो ये डिफॉर्म कर जाएगा, कैसा हो जाएगा डिफॉर्म, 3D में दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, इस तरह का, ऐसा। ऐसा, तो ये टिल्ट बेंड कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा, जिस तरीके से भी तुम इसे समझ सकते हो समझ लो। तो शियर स्ट्रेस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि if a tangential force is applied on any material, then this force tries to shear the material. So the shear stress is tangential force per unit area. Shear stress is equals to tangential force upon area, which is equals to Ft upon A. आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज बल्क स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इन दो नाम से इन्हें जाना जाता है। तो बल्क स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, तो अभी क्या था, हम लोग जो फोर्स लगा रहे थे वो टेंजेंशियली लगा रहे थे और सिर्फ एरिया में शियर हो रहा था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि वॉल्यूम में डिफॉर्म करना चाहता हूँ, इसके पूरे वॉल्यूम को डिफॉर्म करना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि मैंने एक बॉल लिया और उस बॉल के ऊपर मैं चारों ओर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, चारों ओर से लगाया, एक तरफ से नहीं, और वो भी इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाया, ये ऐसा। तो ये क्या करेगा, कंप्रेस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर है। तो बहुत ज़्यादा तो डिक्रीज नहीं होगा, बहुत ही माइन्यूट सा डिक्रीज होगा, जो कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा मत समझना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। इन सभी डायग्राम को याद रखना, ये वापस से स्ट्रेन में काम आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ एनी मटेरियल is applied by an external force, then its volume will decrease. So this force per unit area is called the bulk stress. जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है किसी भी एक छोटे से यूनिट एरिया पे, इसे हम लोग बोलेंगे बल्क स्ट्रेस। So bulk stress is equals to F परपेंडिकुलर अपॉन ए। देखो ये जो बल्क स्ट्रेस है ये किसके बराबर हो गया, प्रेशर के बराबर। अरे
अगर मैं किसी भी बॉल को पानी के अंदर डाल दूँ तो उसके चारों ओर प्रेशर तो उतना ही लगेगा ना। अज्यूम कर रहे हैं कि बॉल का थिकनेस काफ़ी कम है ना, डायमीटर हाँ काफ़ी सर। कम। तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। क्या यूनिट एरिया में जो फोर्स एक्सर्ट होगा, चाहे ए लोकेशन पे चाहे बी लोकेशन पे, वो तो सेम होने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट द प्रेशर। प्रेशर भी क्या होता है हमारा, एफ अपॉन ए होता है। तो ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। आगे चलते हैं। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, शेयर स्ट्रेस वगैरह हो गया। अब आगे है स्ट्रेन। जैसा तीन चीज हम लोगों ने स्ट्रेस में देखा, अब इसी तरीके से स्ट्रेन में देखेंगे। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या है? तो अगर कोई भी फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, उस पार्टिकल या फिर वो जो भी ऑब्जेक्ट था उसका शेप एंड साइज डिफॉर्म करेगा, है ना। और जितना वो डिफॉर्म किया, उसका कॉन्फ़िगरेशन में जितना चेंज आया, उसका फ्रैक्शन इनिशियल के रेस्पेक्ट में, वही कहलाता है हमारा स्ट्रेन। तो जैसे मैं डिफाइन करता हूँ, द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मटेरियल to the original configuration to the original configuration of the material is called strain। तो मैं स्ट्रेन को डिफाइन कर देता हूँ इस जगह पे। स्ट्रेन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, और स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हायर स्टडीज़ वगैरह करोगे, यहाँ तो वैसे नोटेशन यूज़ नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे बुक में नोटेशन यूज़ हो सकता है। हायर स्टडीज़ में ज़्यादा नोटेशन यूज़ होता है। तो एप्सिलॉन से ही हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, that strain is equals to change in configuration upon original configuration। सिंपल सा डेफिनेशन था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका यूनिट बताओ क्या होगा। डायमेंशनलेस, है ना। यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, बोल लो लेंथ में चेंज, तो डेल्टा एल। और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनिशियल लेंथ, तो एल। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सो इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें भी तीन तरह के स्ट्रेन होंगे, बराबर। जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रेस में देखा तीन तरह का, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में। सेम वे में स्ट्रेन में भी तीन तरीके का, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में। चलो तो करते हैं हम लोग। तो इसमें भी वापस से तीन चीज़ें आएंगे। एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा आएगा एरियल, और तीसरा आएगा वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो चेंज इन लेंथ नहीं बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन कन्फिगरेशन। तो कन्फिगरेशन में अभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल में देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कन्फिगरेशन में जो चेंज है वो लेंथ में एज्यूम कर रहे हैं, बाकी का हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये वन डायमेंशन चेंज हुआ, वन डायमेंशनल चेंज है। तो इसका इनिशियल जो लेंथ था वो एल था, और अब जो है इसका लेंथ आ गया एल फाइनल, क्योंकि तुमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो ये अब इसने लेंथ को चेंज कर दिया। तो चेंज इन लेंथ अपॉन एल, ये कुछ इस तरीके से लिखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे हम लोग जब काम करेंगे एल फाइनल माइनस ऑफ एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल विच इज डेल्टा एल बाय एल, ऐसा लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन जेई का आ गया डेट तुम लोग का, 3 जुलाई को है जेई एडवांस, है ना। और जेई मेंस का तो तुम लोगों को पता ही है कि फेब मार्च अप्रैल मई में होने वाला है, 4 बार, है ना। 23rd से होने वाला है ना, 23rd फेब से मेंस का। और जेई एडवांस से 75% का क्राइटेरिया भी इस बार हटा दिया है कि हाँ 75 सर, यस। 75% होना ज़रूरी नहीं है। तो इस ऐसा बार, कुछ है? हाँ नहीं पे फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। हाँ, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और इस बार पेपर आईआईटी खड़गपुर बना रहा है, अभी ऑफिशियल हो हाँ, गया। अभी तक तो अनुमान ही लगाया जा रहा था, लेकिन ऑफिशियल हो गया। चलो तो, तो उनका पेपर कैसा हार्ड रहता है क्या? नहीं नहीं उतना हार्ड नहीं रहता है, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। उन लोग का मूड करेगा तो हार्ड टफ वगैरह सब बना देंगे। एक्चुअली सबका स्पेशलिटी रहता है, कौन तेरा किस पूरा क्या सब्जेक्ट है? का टफ पूछेगा। खड़गपुर का क्या है, इसमें फिजिक्स में तुम्हारा टफ आने वाला है। अच्छा। मैथ्स का टफ आता है इसमें। कौन है, आईआईटी, मद्रास। आईआईटी रुड़की था। रुड़की। हाँ। दिल्ली तुम्हारा केमिस्ट्री टफ पूछता है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन भी हो जाते हैं, और ऐसा नहीं। बॉम्बे? बॉम्बे का तो नहीं पता है, वो एक एवरेज बैलेंस्ड बनाते हैं। अच्छा, अलग ही है मतलब। हाँ बैलेंस्ड है, मतलब जिसका हर साल ऐसा ही रिपीट होता हो कि हाँ ये तो भाई मान लो कि ये तो टफ बनाएगा। रुड़की का हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि वो लेंदी पेपर बनाता है, तुम कैसा भी पेपर अच्छा, ले लो लेंदी होगा, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बॉम्बे और मद्रास सेम ही है मतलब, एवरेज ही है। हाँ, और जो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है कि हाँ ये तो कुछ भी कर सकता है, आज केमिस्ट्री टफ किया तो नेक्स्ट ईयर वो फिजिक्स को टफ कर देगा, तब उसमें पैटर्न नहीं ढूंढ सकते ना। हम्म। चलो अपन देखते हैं इधर, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन में क्या होगा, अब लेंथ में जो कन्फिगरेशन का चेंज आएगा वो तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल में देख लिया। अब एरिया में जो कन्फिगरेशन में चेंजेस आएंगे उसे देखना है। तो वापस से वही फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होने के कारण से ये शेयर होने की कोशिश करेगा, तो ये बेंड हो गया थोड़ा सा। इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि लेट से कि ये एक्स डिस्टेंस आगे चला गया, और इसका जो लेंथ था डेट वाज एल, डेट वाज एल, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। तो शियर स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू, शियर स्ट्रेन बोल लो या फिर और क्या बोल सकते हैं हम उसको, एरियल स्ट्रेन। एरियल स्ट्रेन
और शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट विल बी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय l, है ना। तो ये जो x बाय एल है ये क्या है, टेन थीटा है, टेन फाइव बोल लो, टेन थीटा बोल लो, विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और लगभग लगभग देखा जाता है कि जो थीटा होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये x है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि जिसके ऊपर चारों ओर से फोर्सेस लग रहे हैं और वो भी परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसका वॉल्यूम कम होने लगेगा। इनिशियली इसका कुछ वॉल्यूम था वी आई, और फाइनली अब ये श्रिंक होकर के, श्रिंक मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया तो कंप्रेस हुआ, तो कंप्रेस होने के कारण से अब इसकी वॉल्यूम हो गई वी एफ। इनिशियली कितना था, वी आई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट चेंज या फिर बल्क स्ट्रेन will be equals to change in configuration, मतलब change in volume upon original volume, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा v बाय v। सो दिस इज बल्क स्ट्रेन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा शियर स्ट्रेन वगैरह डिफाइन हो गया। अब चाहे तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। बोला गया कि एक रॉड है जिसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक रॉड है जिसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है, और इसका लेंथ दिया गया 1 मीटर, 1 मीटर दिया गया। रेडियस दिया गया इसका 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो बोला गया इफ द लेंथ चेंजेस एंड बिकम्स 1.00, if its final length becomes 1.005 meter, then find longitudinal stress and longitudinal strain। सॉल्व करो, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया मैंने प्रैक्टिस के लिए। तो देखो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा 0.005 और डिवाइडेड बाय 1, दोनों मीटर में रखना कंपलसरी है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 0.005 विच इज यूनिटलेस क्वांटिटी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 50 न्यूटन, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर,
तो इसको मैं मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 इंटू 10⁻⁻², हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, और जो फोर्स है वो लगाया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, at an angle of 37 degree. This is L and this is H, और इसे भी मान लो B। और अगर ये फोर्स जो है 100 न्यूटन का है, तो पूछा गया देन फाइंड shear stress and normal stress। सॉल्व करो इसको। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे दो चीज़ निकाला गया, पूछा गया है, एक shear स्ट्रेस और एक नॉर्मल स्ट्रेस। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है, इसका दो कंपोनेंट होगा। इस डायरेक्शन में आएगा 80 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 60 न्यूटन। तो 80 न्यूटन जो होगा वो टेंजेंशियल फोर्स होगा, और ये जो फोर्स होगा ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, विच विल बी 60 अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा लेते हैं हम लोग, ये वाला एरिया लेते हैं, तो डेट विल बी L इंटू बी। और जब हम लोग शियर स्ट्रेस लेंगे, मतलब इसको शियर करने वाला स्ट्रेस जो है वो ये है, विच इज़ 80 न्यूटन। तो 80 डिवाइड बाय एरिया, और एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, विच विल बी L इंटू। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी मटेरियल, अगर सपोज वो इलास्टिक है और उस मटेरियल को मैं अगर खींचूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे वो इलोंगेट होते जाएगा वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन भी आते जाएगा और स्ट्रेस भी आते जाएगा। दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेस आए और स्ट्रेन ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि तुम जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेन या फिर लेंथ में चेंजेस आने वाले हैं। तो चेंज लेंथ में जो आ रहा है वो स्ट्रेन से रिलेटेड है, और जो तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो तुम्हारा स्ट्रेस से रिलेटेड है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे बोला गया कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट हुक्स लॉ states that under the limit of proportionality, अंडर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या चीज़ है अंडर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये हम लोग आगे जाकर के ग्राफ पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। तो अभी के लिए समझ लो, क्या कोई भी इलास्टिक मटेरियल जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज नहीं हुई है, ठीक है, एक लिमिट होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उससे ज़्यादा खींचते हैं तो फिर डिफॉर्मेशन होने लग जाता है। तो वो डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, छोड़ूंगा तो वापस से रिगेन कर लेगा शेप एंड साइज में, कुछ ऐसा। तो मैंने क्या करा, इस लिमिट तक इसको खींचा, तो हुक्स लॉ बोला कि अगर तुम इस लिमिट तक खींचोगे तो स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस is directly
प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और क्योंकि हमें पता है इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट मुझे डालना पड़ेगा, तो इस जगह पे एक कांस्टेंट मैंने टर्म लेकर के आया, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये जो कांस्टेंट है इसे ही हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे ही हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको मैं हटा के लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रेस भी तीन तरह का है, स्ट्रेन भी तीन तरह के हैं, और उन दोनों के अगर रेशियो लेंगे तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो भी तीन तरह का होगा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम भी तीन तरह का बन जाएगा। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो लूँगा तो उसके लिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम बनता है दैट इज यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको जो है हम लोग y से डिनोट करते हैं, कैपिटल Y, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसका मीनिंग भी समझेंगे क्या मतलब है, y से हम लोग किस तरीके से फील कर सकते हैं मटेरियल का y ज़्यादा है तो क्या है, वो भी हम लोग समझेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ longitudinal stress by longitudinal strain। ये होगा। सो मैं यहाँ पे y का वैल्यू लिखता हूँ, दस मॉडुलस ऑफ या फिर यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना निकाला था, याद है? बोलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना था? फोर्स अपॉन एरिया ना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना था? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। सो दिस वाज डेल्टा एल बाय एल। तो इसको मैं y लिख देता हूँ, और फिर इसके लिए एक फॉर्मूला हमारा निकल करके आ जाता है, डेट y इज इक्वल्स टू एफ एल बाय डेल्टा एल इंटू ए। दिस इज द फॉर्मूला। इस यंग्स मॉडुलस का चाहो तो तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो, या फिर तुम इसको दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हो, डेट एफ इज इक्वल्स टू, ज़्यादातर फार्मूला हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, डेट फोर्स अपॉन एरिया, या फिर एफ इज इक्वल्स टू एफ बाई ए याद रखते हैं हम लोग, एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। इस तरीके से याद रखते हैं, तो ये काफ़ी आसानी से याद रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। एक सिंपल सा तरीका है इसे याद रखने का। चलो, तो अब इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। बताओ इसका यूनिट क्या होगा y का?
डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ही यूनिट का बात कर लेता हूँ मैं। देखो, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है हमारा, पास्कल। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या हो जाएगा यूनिट, पास्कल, बेसिक विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। सो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी मैंने लेंथ वाले का रेशियो ले लिया, अब हम लोग लेते हैं रेशियो, किसका ले लें, एरिया वाला का ले लेते हैं, एरिया। है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो वापस से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा हाँ, इसके बारे में हम लोग समझे ही नहीं, वाई यंग्स मॉडुलस हम लोग किस तरीके से फील कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल का अगर वाई ज़्यादा है तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है ना। ज़्यादातर टाइम पे हम लोग स्प्रिंग से चीज़ों को समझेंगे और आंसर स्प्रिंग से ही निकलेगा। अगर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसको खींचा, इलोंगेट करने की कोशिश करी, तो डिपेंड करता है कि तुमने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उतना ज़्यादा इलोंगेशन होगा। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ के, अगर के का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा, अगर के का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा तो इसका इलोंगेशन बहुत ही कम होगा, मतलब स्प्रिंग विल बी टफ, बहुत हार्ड स्प्रिंग है, ऐसा बोला जा सकता है। जैसे ट्रेन वगैरह में स्प्रिंग वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो उसी तरीके से हम लोग किसी भी मटेरियल के यंग्स मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस मटेरियल को इलोंगेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब उसका यंग्स मॉडुलस क्या है, काफ़ी ज़्यादा। इफ यंग्स मॉडुलस इज मोर देन द इलोंगेशन विल बी लेस एंड द मटेरियल विल बी हार्ड या फिर टफ। ठीक है, तो तुम के और वाई में कुछ इस टाइप का रिलेशन सोच सकते हो कि जो के है और वाई है कुछ सिमिलर जैसा ही है। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बोलो, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। सो मॉडुलस इज इक्वल्स टू, हाँ पहले तो शियर की बात करेंगे ना, जब हम लोग फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे उस समय टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, लेकिन शियर स्ट्रेस होगा पहले अपॉन शियर स्ट्रेन। अब याद करो, जब हम लोगों ने मटेरियल लिया था और इस पे फोर्सेस अप्लाई किए थे, तो हम लोगों ने क्या क्या लिया था, ये जो था एक्स डिस्टेंस आगे चला गया था और ये लेंथ एल था और ये एंगल थीटा था। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। शियर स्ट्रेस क्या था, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एक्स बाय एल, है ना, ये हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा। सो दिस ईटा विल बी इक्वल्स टू एफ टेंजेंशियल फोर्स अपॉन ए, और एक्स बाय एल जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि बार बार थीटा हो, लेकिन अगर एंगल काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो थीटा हो सकता है। इसका यूनिट क्या होगा फिर, इसका यूनिट भी सेम होगा। समझ में आ रहा है, पास्कल के जैसा ही इसका यूनिट होगा। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ईटा को हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कि मटेरियल कितना ज़्यादा रिजिड है,
अगर कोई एक पत्थर लिया है, तुमने ब्रिक लिया है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, है ना, उस पत्थर को लिया है और तुम उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। तो इसका मैं क्या बोलूँगा, जो ईटा है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। हाँ लेकिन अगर उसी जगह पे स्पॉन्ज ले लो या फिर कोई भी एक ऐसा मटेरियल ले लो जो कि सॉफ्ट है, बुक वगैरह ले लो, तो वो काफ़ी आसानी से शेयर हो सकता है, उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये रिजिडिटी जो है वो नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा रिजिड है, उसके प्रॉपर्टी हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज अब वॉल्यूम में क्या होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम लोग या तो बी से या तो फिर के से डिनोट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक में अलग अलग नोटेशन होते हैं, तो या तो बी या तो के का नोटेशन यूज किया जा सकता है। अब देखो तुमने क्या किया, ये एक स्फेयर था, इसको तुमने पानी के अंदर डाल दिया और ये फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसके कारण से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो ये इसका वॉल्यूम जो था वो डेल्टा वी से डिक्रीज हो गया और इनिशियली इसका वॉल्यूम था वी। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर कैसे करके लिखा जा सकता है। पहले तो मैं बी को डिफाइन करता हूँ, बल्क मॉडुलस is equals to bulk stress upon bulk strain। तो बल्क स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेन के बारे में समझते हैं कि वो किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियली कितना प्रेशर था, पी था, तुमने अब प्रेशर को बढ़ा दिया, कितने अमाउंट से, डेल्टा पी अमाउंट से बढ़ाया, तो प्रेशर में चेंज हुए, है ना, प्रेशर में चेंज हुआ। इनिशियल प्रेशर में देखो कितना था, पी आई था, और फाइनल प्रेशर हो जाएगा पी आई प्लस ऑफ डेल्टा पी, ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर में तुमने इंक्रीमेंट करा उसके कारण से यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है उसका कम हुआ। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी आई, और डेल्टा वी से इंक्रीज हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी आई प्लस ऑफ डेल्टा वी। और जब हम लोग इस जगह पे वॉल्यूम वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। और डेल्टा वी जो चेंज है, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है तो इसमें एक माइनस साइन को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए माइनस साइन को यूज किया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह पे यूज होता है। सो बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी वाई डी पी। अगर हमारा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आया क्या, नेगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन represents if pressure increases then volume decreases। अब इसमें एक और चीज डिफाइन किया जाता है कि अगर तुमने इस बॉल को चारों ओर से प्रेशर लगाया और इसको कंप्रेस करने की कोशिश करी, जितना आसानी से कंप्रेस हो जाएगा
उसका बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा उस हिसाब से उतना कम। और जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टू कंप्रेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका बल्क मॉडुलस उतना ज़्यादा। तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिनोट किया गया, मतलब कि लाया गया। तो उसमें बोला कि कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस। Compressibility is inversely proportional to bulk modulus। तो जितना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है उतना कम बल्क मॉडुलस किसी भी मटेरियल का होगा। तो मैं इस तरीके से समझ सकते हो कि बॉल को अगर अंदर पानी के अंदर डाला या फिर किसी एक चैम्बर में डाला जिसमें मैं प्रेशर को बढ़ा या घटा सकता हूँ, तो उसका वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है उसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को टेक आउट करेगा। इसका यूनिट भी पास्कल ही होगा हमारा, कंप्रेसिबिलिटी का पास्कल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस के बारे में बात करते हैं। बल्क मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा? सॉलिड लिक्विड गैस अगर ले लें तो बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज़्यादा, फिर बल्क मॉडुलस लिक्विड का, फिर बल्क मॉडुलस गैस का। तुम बोलोगे लिक्विड का बल्क मॉडुलस कैसे आया? अगर मैं एक सिरिंज में इंजेक्शन में पानी को भर दें और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो कितना कंप्रेस हो सकता है वो बल्क मॉडुलस नहीं बताएगा। जैसे कि इसमें पानी भर दिया मैंने, अब इस पिस्टन से मैंने इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो पानी जो है थोड़ा बहुत तो कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। तो ये है कंप्रेसिबिलिटी। गैस का तो कंप्रेसिबिलिटी पता ही है कि सिर्फ गैस रख दो अंदर और पिस्टन से कंप्रेस करने की कोशिश करो। और सॉलिड के बारे में तो पता ही है तुम्हें, मैं चारों ओर से प्रेशर एक्सर्ट करके इसका कंप्रेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी भी मटेरियल को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी मैं एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। मान लो कि मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं हो रहा है किसी भी मटेरियल के लिए, तो मैं मास को कांस्टेंट बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब मास किससे आता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आता है। मास इज इक्वल टू कांस्टेंट इम्प्लाइज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो जाएगा। इसको अब डिफरेंशिएट करो, बराबर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक कांस्टेंट रहेगा और एक वेरिएबल। बेसिकली यहाँ पे डेंसिटी एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल, है या नहीं? सिंपल सा चीज़ है। और इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा रो डी वी प्लस ऑफ वी डी रो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये आ जाएगा रो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी रो। और फिर मैं यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, डेट डी वी बाई वी, नेगेटिव साइन अप्लाई कर लिया इधर, इज इक्वल टू डी रो बाई रो। मेरा जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था वो अब चेंज हो सकता है। किस तरीके से था? माइनस ऑफ डी पी बाय डी वी बाई वी, इस माइनस साइन को इसके साथ लगा दिया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? डी पी अपॉन डी रो बाय रो। सो बल्क मॉडुलस को तुम इन दो फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, डेट माइनस ऑफ वी डी पी बाय वी, या फिर रो डी पी बाय डी रो। इस चीज़ को याद रखना, हम लोग आगे जाके इस पे कैलकुलेशन ऑन करेंगे। where rho is the density। क्लियर है क्या? तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें को मैं रिकॉल कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, और काफ़ी आसान है अगर तुम अच्छे तरीके से देखो। तो एक तो हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेस, दूसरा पढ़ा स्ट्रेन, और तीसरा पढ़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। और इसमें भी हम लोगों ने 3 चीज़ देखा। पहला क्या देखा? पहला हम लोगों ने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने? डेट एफ अपॉन ए। और इसके लिए हम लोगों ने स्ट्रेन डेवलप होता हुआ देखा, और स्ट्रेन हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखा विच वाज डेल्टा एल बाय एल, और इन दोनों का रेशियो ले लिया तो हमें मिल गया यंग्स मॉडुलस। बेसिक सिंपल सा चीज़, विच वाज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। तुम्हें याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा बल्क स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस है वो कितना होगा। तो पहले शियर वाला देख लेता हूँ। तो सिग्मा शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और ये अगर शियर करेगा तो उसके कारण से शियर स्ट्रेन भी आएगा, वो कितना हो जाएगा x बाय एल विच वॉज 5। और इसी को अगर मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के फॉर्म में डिफाइन करूँ तो ईटा विल बी इक्वल्स टू, दोनों का रेशियो बस, एफ टी अपॉन ए डिवाइडेड बाय एक्स बाय एल या फिर 5। फिर तीसरा अभी हम लोगों ने देखा डेट बल्क स्ट्रेस विच वाज सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा पी या फिर पी, और इसको अगर मैं बल्क स्ट्रेन में देखें तो वो कितना हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। और अगर इन दोनों का रेशियो ले लें तो बल्क मॉडुलस निकल के क्या आ जाएगा विच इज़ बी, और उन दोनों का बस रेशियो लेने की ज़रूरत है तुम्हें। तो वो हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, और एक माइनस साइन अप्लाई करेंगे बस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा ये है उसका समरी, इससे ज़्यादा तो अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब इसमें चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वगैरह। क्वेश्चन है कि ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करके बताएंगे फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये लेंथ जो है मान लो 5 मीटर है, और 8 kg का मास इसके ऊपर हैंग कर दिया गया है, और इसका यंग्स मॉडुलस गिवन है y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना यंग्स मॉडुलस किया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द क्या निकाल दूँ उसमें, फाइंड द इलोंगेशन निकालो पहले तो इन द रॉड। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर है। सॉल्व करो सिंपल क्वेश्चन। देखो तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें, सिंपल सा पहले मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल लेता हूँ। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा मैं बताना भूल गया कि इस जगह पे इस रॉड का जो मास है हम लोग एज्यूम करेंगे कि 0 है, मासलेस है, तो 8g हो जाएगा फोर्स, और एरिया कितना हो जाएगा, इट इज 10 रेज़ टू पावर -4। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा स्ट्रेस निकला। स्ट्रेन क्या होता है, वाई टाइम्स स्ट्रेन स्ट्रेस, ये फॉर्मूला होता है। y का वैल्यू मैं पता है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है। स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाय एल, एल का वैल्यू कितना है डेट इज
5 और स्ट्रेस 5 अभी हम लोगों ने निकाला इट इज़ 80 इंटू 10⁻⁴। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। 80 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁸। ये आ गया 20 और 100 इंटू 10⁻⁻⁴ ये मीटर में है हमारा। अब इसको तुम सेंटीमीटर में लेके आओ या कुछ करना है, जो करना है कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो रॉड है कुछ इस तरीके से लगा गया है और इसमें 10 kg का मास को हैंग कर दिया गया है और इसमें मार्किंग दिया गया है ABC। ए बी को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। दिस इज B एंड दिस इज C। ये ABC आ गया और एक स्केल इसके साथ अटैच किया गया इस तरीके से, जो कि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, ऐसा। और अब इसे मतलब पहले क्या था, 10 kg को होल्ड करके रखा था, अब इसको छोड़ दिया और ये अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो तुम्हें ये बताना है कि फाइंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ A, B एंड C। ठीक है, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ A, B एंड C ऑन द स्केल। बराबर। और सभी के लेंथ तो गिवन है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इसका यंग्स मॉडुलस y जूम कर लेना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए जूम कर लेना। सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आंसर चाहता है या फिर किस तरीके से वैल्यूज़ वगैरह गिवन है। पहला तरीका मैं बता देता हूँ, जिसमें कि मान लो कि ये जो रॉड्स हैं इसमें इलोंगेशन हुआ, ये जो इतना सा लेंथ के लिए इलोंगेशन होगा डेल्टा L1, और इतने से लेंथ के लिए जो इलोंगेशन हुआ वो डेल्टा L2 हुआ, और इतने से लेंथ के लिए जो इलोंगेशन हुआ वो डेल्टा L3 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो मार्किंग ए का कहाँ पे आएगा, ए का मार्किंग आएगा L1 प्लस ऑफ डेल्टा L1 पे, और बी का मार्किंग कहाँ पे आएगा L1 प्लस ऑफ L2 प्लस दोनों का इलोंगेशन ऐड करना पड़ेगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, इस जगह पे आएगा। और सी का मार्किंग कहाँ पे आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस ऑफ डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 पे। और इसका दूसरा मेथड जिसमें कि मैं इस पूरे, जैसे सी का मार्किंग निकालना है, तो सी का मार्किंग निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये लेंथ कितना है L2 है, तो L2 मान लो, या फिर 2 मीटर मुझे गिवन है, मैं उसको 2 ले लेता हूँ, 2 मीटर है, तो इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा, बी ले लेता हूँ, तो इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा और इसे मैं डेल्टा L बोल लेता हूँ, डेल्टा L डैश बोल लेता हूँ। तो डेल्टा L कैसे निकलेगा, हमें पता है कि जो फोर्स अपॉन एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L होगा। तो इधर से मुझे डेल्टा L डैश पता चल जाएगा विच विल बी F विच इज 10G, और L लेंथ कितना है 2 मीटर, डिवाइडेड बाय कितना आएगा y का वैल्यू y के टर्म्स में पुट कर लो, a के टर्म्स में पुट कर लो, ये डेल्टा L डैश तुम्हें पता चला। अब तुम्हें b का पोजीशन बताना है, तो b का पोजीशन ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस डेल्टा L डैश। सेम वे में अगर तुम c का करना चाहो तो c के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें,
1 2 3 ऐड हाँ 2 3 ऐड कर 2 मीटर की जगह पे लेंथ तुम्हें 3 मीटर लेना पड़ेगा, और फिर जो सी का पोजीशन होगा डेट विल बी 3 प्लस ऑफ डेल्टा एल डबल डैश होगा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है। अब क्योंकि सिमेट्री दिख रहा है तो इसमें डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री इक्वल बोल सकते हैं और क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। खैर ये सब तो इजी क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक रॉड है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी हैवी, और उसके मास को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो बोला गया फाइंड द इलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू इट्स ऑन वेट। खुद के वेट के कारण से ये जो इलोंगेट करेगा तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा ये निकालना है। इस मटेरियल का लेंथ दे रखा है एल, यंग्स मॉडुलस दे रखा है वाई, बाकी मास वगैरह जो तुम अज्यूम करना चाहो कर सकते हो, कैपिटल है मास, ये सारी चीज़ें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वगैरह। सॉल्व करो इसको। तो खुद के वेट के कारण से मुझे इसमें निकालना है कि कितना इलोंगेशन होगा। तो देखो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अगर तुमने फर्स्ट टाइम किया है, सेकेंड टाइम किया है, तो भी इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन तुमसे बन पाएगा। तो मैंने क्या किया, वाई डिस्टेंस पे जाकर के डी वाई थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया, वाई डिस्टेंस पे जाकर के डी वाई थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और यही एलिमेंट हमारा बन गया एक रॉड, जिसमें मैं इलोंगेशन देखना चाहता हूँ कितना होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा, और टेंशन का वैल्यू जो हो बोलेंगे हम लोग वो कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। टेंशन होगा कितना, क्योंकि ये जो रॉड है, छोटा सा जो एलिमेंट है, वो नीचे वाले पोर्शन को पूरा कंप्लीट बैलेंस कर पा रहा है। इसका मतलब इसका जितना भी मास होगा उसको तो ये बैलेंस कर रहा है टेंशन। ये एम डैश जी टेंशन के बराबर होगा। तो दिस वाई के इक्विवेलेंट मास एम जी के बराबर। ठीक है, एम डैश को अभी हम लोग निकालेंगे थोड़ी देर में। ये टेंशन इतना लग रहा है। अब ये जो मेरा एलिमेंट है, यही रॉड है हमारा, जिसको मैं डी वाई बोल रहा हूँ, और इस रॉड में इलोंगेशन कितना होगा, मतलब ये एलिमेंट में इलोंगेशन कितना होगा, इस इलोंगेशन को मैं डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट से डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बराबर। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट ढेर सारे होंगे, और उस एलिमेंट में छोटा छोटा इलोंगेशन, तो वो सभी जब एडअप होंगे तो मुझे डेल्टा एल मिल जाएगा। तो तुम इसके लिए सोचो कि हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, डेट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया विच इज टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ। क्या इस छोटे से एलिमेंट में चेंज इन लेंथ जो हुआ डेल्टा एल हुआ, और जो लेंथ था वो डी वाई था, बराबर। अब टेंशन का वैल्यू कितना होगा, एम डैश इंटू जी। एम डैश का वैल्यू क्या है, लेमडा मास पर यूनिट लेंथ, लेमडा का वैल्यू हमें पता है, डेट इज एम बाई एल, बाद में पुट कर लेंगे, और लेमडा इंटू वाई इंटू जी, दिस इज टेंशन। इस टेंशन का वैल्यू मैं इधर पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा लेमडा वाई जी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय डी वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिर्फ डी एल को एक तरफ रखते हैं, और ये हो जाएगा लेमडा जी ए, और y का वैल्यू आ जाएगा नीचे इंटू डी वाई। देख लो सही है ना, 1 2 3 4 4 और ये 5, क्या छूट रहा है, सही है ना, y छूट रहा है, y मैंने नहीं लिखा। अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, ये इंटीग्रेट किया मैंने,
और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से लेकर के डेल्टा एल तक जाएगा और इसका लेंथ y में 0 से लेकर के l तक जाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आंसर देगा। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा लेमडा, लेमडा का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, m बाय एल, m बाय एल इंटू जी डिवाइडेड बाय ए वाई इंटीग्रेशन वाई डी वाई 0 से लेकर के एल तक जाएगा। और y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, वैल्यू पुट कर लेता हूँ एम जी एल ए वाई एल स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज डेल्टा एल, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, एम जी बाय 2 ए वाई, दिस इज डेल्टा एल। समझ में आया क्या? अब इसका देखो शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ और इसी को ही हम लोग याद रखेंगे, इसी शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये जो रॉड है, इस रॉड का एक एंड पे टेंशन कितना है, 0, और इस एंड पे टेंशन कितना है, सबसे ज़्यादा होगा, डेट विल बी एम जी। तो मुझे यहाँ पे फोर्स एवरेज लेना है, एवरेज टेंशन लेना है, विच इज़ एम जी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ एम जी बाय 2। तो दिस इज एवरेज फोर्स निकल करके आया। तो जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस में क्या पुट करते हैं, एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाय एल। तो एफ का वैल्यू यहाँ पे हम लोग एवरेज पुट करेंगे और ये एवरेज कितना है, एम जी बाय 2, और ये वाई डेल्टा एल बाय लेंथ इस रॉड का कितना है, एल। तो इधर से मेरा डायरेक्ट डेल्टा एल आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू एम जी एल बाई 2 ए वाई। और ये शॉर्ट ट्रिक ऑलवेज काम करता है, ठीक है। लेकिन एक जगह पे टेंशन 0 होगा और एक जगह पे टेंशन एम जी हो रहा है। इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे। और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कि मान लो कि एक रॉड है जो कि इस तरीके से रखा गया है और इसको एफ फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो बोला गया कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा, फाइंड इलोंगेशन इन दिस रॉड। हर एक चीज़ गिवन है, वही लेंथ इसका एल है, मास एम है, यंग्स मॉडुलस वाई है, सारी चीज़। और म्यू अभी मैं 0 कर देता हूँ। कितना आ जाएगा आंसर, जी है ए यंग मॉडुलस। तो अभी मैं एवरेज पहले निकालूंगा, एवरेज फोर्स। तो इस जगह पे टेंशन कितना है, एफ के बराबर, इस जगह पे टेंशन कितना है, 0। तो एफ एवरेज कितना हो जाएगा, डेट विल बी एफ प्लस ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, एफ बाई 2 हो गया। और हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, फोर्स एवरेज वाला लेंगे, वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल। तो इधर से मेरा डेल्टा एल आ जाएगा, विल बी इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय 2ay। समझ में आया क्या? हाँ ऐसे से ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, करके लेकर के आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि ये एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम जानते हो क्या होता है? कोन के ऊपर कट। ऐसा है और इसको इस तरीके से कट कर दिया गया है। ये जो लेंथ है दिया गया और ये यूनिफॉर्म है, लेंथ एल दिया गया है और इसका लेंथ इस जगह से दिया गया है बी और इस तरफ से दिया गया है ए। लेंथ इन द सेंस मतलब रेडियस, ये इस तरीके से सर्कुलर होगा ना, ऐसा।
तो पूछा गया कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा, फाइंड इलोंगेशन एंड काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस लेवल। सॉल्व करके आना नेक्स्ट क्लास में, फिर डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन, और भी अच्छा क्वेश्चन है कि ये एक मेरे पास रिंग है और ये स्टील का है, जिसका यंग्स मॉडुलस गिवन है y, मास वगैरह मान लो कि m है, और लेंथ है तुम्हारा और इसका रेडियस r एज्यूम कर लो तुम, रेडियस r है, यंग्स मॉडुलस y, इसका मास m, ऐसा है। ये इस तरीके से, तो इसमें पूछा गया कि या तो तुम स्ट्रेन निकाल लो, या तो फिर बोलो कि इलोंगेशन कितना है, या फिर नया इसका रेडियस क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें पूछा जा सकता है। बोला गया फाइंड न्यू रेडियस ऑफ द रिंग if it is rotated with constant angular velocity ओमेगा नॉट। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा नॉट से रोटेट कराया गया। और ये सब जो तरीका है मैंने बहुत बार कॉन्सेप्ट मतलब तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो चाहो तो तुम लोग कर सकते हो और आ सकता है तुम लोगों से आंसर। बाकी इसमें और भी तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि मैं रॉड को इस तरीके से रोटेट कर दूं तो भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया गया कि एक रॉड है और इस रॉड को रोटेट किया गया ओमेगा से, है ना, और इसका लेंथ दिया गया एल, तो बोला गया इसमें इलोंगेशन कितना होगा, फाइंड इलोंगेशन इन दिस रॉड if it is rotated with constant ओमेगा। ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कराया गया। तो इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा बोलो, वही चीज़, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करो, फिर उस एलिमेंट में इलोंगेशन देखो कितना हो रहा है ना, वो सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। फिर डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करो। अच्छा, ऐसा एलिमेंट चूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं टेंशन हमारा चेंज होते जा रहा है। टेंशन क्या होता है, सूडो फोर्स, अगर इसमें देखें इस केस में विच विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, ये पूरा का पूरा इतने से लेंथ को बैलेंस कर रहा है। तो पहले तुम्हें ये टेंशन निकालना पड़ेगा, और ये टेंशन कैसे निकालता है, हम लोग सर्कुलर मोशन में किए हुए हैं, बराबर। और ये डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट है, इसमें इस डायरेक्शन में टेंशन वगैरह लग रहा है, और इसमें इलोंगेशन होगा डी डेल, लिख देता हूँ डेल एल। और फिर इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे, that y stress is equals to y times of strain, which is force upon area is equals to y times of delta del L upon dx। और सभी को एक तरफ कर लो, और करने के बाद फिर आंसर आ जाएगा, फिर टी अपॉन ए वाई और टी एक्स। देख लो हर एक चीज़ सेम लिखा है ना, गलत नहीं कर लेना। अब टेंशन का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा एक्स के फॉर्म में आएगा, एक्स के फंक्शन में, उसका वैल्यू यहाँ पे तुम्हें पुट करना पड़ेगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर के डेल्टा एल तक, 0 से लेकर के इसको एल तक करना होगा, और इसको 0 से लेकर के डेल्टा एल तक करना होगा। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू टी ए वाई और डी एक्स, टेंशन को मैंने बाहर निकाल दिया, सॉरी, इंटीग्रेशन टी डी एक्स 0 से लेकर के। अब इस टेंशन का वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास का ट्रिक भी बताया था मैंने,
इसको टेंशन कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का ट्रिक, वो भी चाहो तो शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ का सेंटर ऑफ मास अगर रोटेट करेगा तो उसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वही टेंशन होगा यहाँ पे, है ना। उसका मास निकाल लो एम डैश उसके हिसाब से, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l माइनस ऑफ एक्स। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, l माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस ऑफ l माइनस ऑफ एक्स बाई 2। ये हो जाएगा रेडियस जिसमें सेंटर ऑफ मास रोटेट करेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x माइनस ऑफ एक्स, एक्स प्लस l बाई 2। और फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये m डैश ले लेंगे, मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ लेमडा इंटू l माइनस ऑफ एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r का वैल्यू हमारा ये x प्लस ऑफ l डिवाइडेड बाय l। तो इस तरीके से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। अब टेंशन का वैल्यू x के फंक्शन में आ गया, हम लोग पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ ऐसा है कि बोला गया, इफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस, इफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस increases by 4%, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 4%, तो तुम्हें ये बताना है कि देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स बल्क मॉडुलस निकालना है। देन फाइंड बल्क मॉडुलस। देन फाइंड बल्क मॉडुलस। है ना, डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। If the density of a substance increases by 4% due to increase in its pressure, due to increase in pressure, then find the bulk modulus. सॉल्व करो इसको। बल्क मॉडुलस मत निकालो, बल्क स्ट्रेन निकालो, मॉडुलस बाद में निकालूंगा, पहले बल्क स्ट्रेन निकालो। फाइंड बल्क स्ट्रेन, सॉल्व करो इसको। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बल्क स्ट्रेन निकालना है। तो बल्क स्ट्रेन कैसे निकलता है, डेल्टा वी बाई वी। और याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मास अगर हमारा कांस्टेंट होता है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट करने पे डी रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाय वी निकल करके आया था। तो माइनस साइन तो बस इस बात को डिनोट करता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, या घटेगा तो बढ़ेगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज होगा इधर तुम्हारा वॉल्यूम में, उतना ही परसेंटेज चेंज तुम्हारा होगा डेंसिटी में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/100। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी लिया जाता है। और अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि मास अपॉन फाइनल डेंसिटी एंड मास अपॉन इनिशियल डेंसिटी अपॉन मास अपॉन इनिशियल डेंसिटी, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये डेल्टा वी हो गया ऊपर, और नीचे हो गया इनिशियल वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू बल्क स्ट्रेन। इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लेकर के लगभग आंसर इतना ही आ जाता है। एम 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल लिया है तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन इस जगह पे वॉल्यूम फाइनल जो है वो नेगेटिव है। इस बात का याद रखना कि दिस विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो फाइनल वॉल्यूम घट रहा है। डेंसिटी क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। इनिशियल।
तो तुम्हें 1 से माइनस करना चाहिए या प्लस करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में तुम्हें एक बार अच्छे तरीके सोचना पड़ेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि बोला गया फाइंड द डेप्थ of lake at which density of water is 1% greater than at the surface। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और कॉम्प्रेसिबिलिटी के दिया गया है। कॉम्प्रेसिबिलिटी जिसको यहाँ पे के से डिनोट हम लोग करेंगे इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻⁻⁻6 पर ATM। सॉल्व करो इसको। देखो बल्क मॉडुलस को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है डेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी, ये होता है। या फिर इसको हम लोग माइनस ऑफ वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो m अगर कांस्टेंट होता है तो रो वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट करा था तो डी रो बाय रो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाय वी आया था। और जब इसको हम लोगों ने पुट करा इस जगह पे तो जो बल्क मॉडुलस है वो हमारा कुछ इस तरीके से चेंज हो गया, डेट इज डी पी अपॉन रो डी रो। तो मुझे इस जगह पे क्या मांगा है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक एट विच द डेंसिटी ऑफ द वाटर चेंज इज 1%। अब क्योंकि चेंज काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डीपी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आएगा क्या अप्रॉक्सीमेशन हुआ, बस समझ लो कि हाँ ये छोटा है इसीलिए इस डीपी या फिर डी रो का वैल्यू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेल्टा के फॉर्म में। तो इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन बी, ऐसा है ना। और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा रो बाय रो जो गिवन है वो 1/100 गिवन है, यहाँ पे पुट कर लिया 1/100 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी कितना हो जाएगा, रो जी एच डिवाइडेड बाय द बल्क मॉडुलस, डिवाइडेड बाय द बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, बल्क मॉडुलस हो जाएगा, ऊपर कंप्रेसिबिलिटी दिया है ना, जस्ट इनवर्स होता है, बी इज इक्वल्स टू 1/k, बी इज इक्वल्स टू 1/k, और k इस जगह पे कंप्रेसिबिलिटी गिवन है तुम्हें। वेल उसको जस्ट पुट करो और आंसर आ जाएगा इनटू बी। और तुम्हें क्या निकालना है, एच इज इक्वल्स टू, बाकी चीज़ वही है, बी अपॉन 100 रो इंटू जी। अब इसमें वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ये आधा हुआ है, नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा पार्ट अभी 33% मान लो कि भी और बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।